गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का मैं डॉक्टर वीएन पांडे स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आज हम अध्ययन करेंगे इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर। बच्चों, हम इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और उनमें हमने ये देखा कि इकोसिस्टम के जितने भी घटक हैं, चाहे वो अजैविक घटक हों, हवा पानी, जैविक घटक हों, पौधे जंतु, ये सभी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक का अस्तित्व दूसरे पर आधारित रहता है। मनुष्य स्वयं इकोसिस्टम में फूड चेन का एक भाग है, और फूड चेन में ये कंज्यूमर के रूप में, उपभोक्ता के रूप में उपस्थित है। जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, हमने पहले के लेक्चर्स में कभी बात की थी कि इकोसिस्टम चलता है ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाने के द्वारा और खाए जाने के द्वारा। जीवधारी या तो किसी के द्वारा खाए जाते हैं और स्वयं किसी को खाते हैं। इसी प्रक्रिया से इकोसिस्टम चलता है, और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारी भाग लेते हैं। किसी न किसी फूड चेन का हिस्सा हर जीवधारी होता है, और इसी तरह से ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति में हो पाता है। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो यहाँ पर मनुष्य की गतिविधियाँ खाली खाने और खाए जाने तक सीमित नहीं रही हैं। मनुष्य प्रकृति का उपयोग मात्र भोजन या शेल्टर के लिए नहीं कर रहा है। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के लिए, विभिन्न प्रकार की लग्जरी के लिए, विलासिता के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य कर रहा है। और अगर हम इसको स्पष्ट तौर पर कहें तो ये कहा जा सकता है कि भोजन और आवास के लिए कम, लेकिन अन्य जो गतिविधियां हैं उनके लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के अजैविक और जैविक घटकों का उपयोग बहुत अधिक कर रहा है। किसी भी पॉपुलेशन की अगर बात करें, या इंडिविजुअल के बारे में सोचें, या किसी सोसाइटी के बारे में अगर बात करें, तो इंडिविजुअल या पॉपुलेशन या सोसाइटी, इनकी वृद्धि के लिए काफ़ी सीमा तक वातावरण के कारक उत्तरदायी होते हैं। वातावरणीय कारक अनुकूल हों तो इनकी वृद्धि अच्छी होगी, वातावरणीय कारक प्रतिकूल हों तो वृद्धि सीमित हो जाएगी, उस पर अंकुश लग जाएगा। अब जैसे कहीं पर बहुत कोल्ड क्लाइमेट हो, कहीं पर बहुत गर्म क्लाइमेट हो, कहीं पर पहाड़ हो, पथरीली ज़मीन हो, या ऐसी स्थितियां हो जहां जीवों के रहने लायक वातावरण ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में जीवधारी अपने लिए भोजन और आवास के लिए कठिनाई महसूस करते हैं, और इसके कारण जीवों की ग्रोथ, या उनके पॉपुलेशंस की ग्रोथ, या उनकी सोसाइटीज़ की ग्रोथ निश्चित रूप से रुकती है, या नियंत्रित हो जाती है, या सीमित हो जाती है। मनुष्य की ये विशेषता है कि ये अपने वातावरण को मैनिपुलेट कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, और उससे अपना लाभ प्राप्त करता है। जैसे फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई करना, सिंचाई करने से फसल अधिक उत्पन्न हो सकती है।
खाद या फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना, उपज बढ़ाई जा सकती है, या पेस्ट अर्थात फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करना, उनको नियंत्रित करना, इससे भी फसल का उत्पादकता बढ़ जाती है। वास्तव में सभी जातियां अपने वातावरण को परिवर्तित करती हैं, अपने आप में भी अनुकूलन उत्पन्न करती हैं वातावरण के लिए, और वातावरण को भी परिवर्तित करती हैं अपने लिए। लेकिन अन्य जातियों के द्वारा, अन्य स्पीशीज के द्वारा वातावरण में किया गया परिवर्तन बहुत ही कम होता है और वो बहुत स्लो होता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने पाता। लेकिन मनुष्य इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। मनुष्य ने इस प्रकार की सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्थाएं बना रखी हैं, इस प्रकार की तकनीक डेवलप कर रखी है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन कर पाता है, कर लेता है। भले ही मैंने कहा बाकी जातियां प्रकृति को अपने अनुसार एक्सप्लॉइट करती होंगी, लेकिन मनुष्य के तुलना में उनके द्वारा किए गए उपयोग बहुत ही सीमित होते हैं और वो नकारात्मक प्रभाव वातावरण पर या इकोसिस्टम पर नहीं डालते हैं। किंतु जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, तो मनुष्य के पास इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी तकनीक्स हैं कि वो बहुत तेज़ी से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों को ख़त्म कर देता है, यूज़ कर लेता है, नष्ट कर देता है या उनको परिवर्तित कर देता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के द्वारा एक इस प्रकार का सिस्टम भी डेवलप किया गया है कि ग्लोबल लेवल पर, अर्थात एक स्थान पर कोई अनुसंधान हुआ तो वही पृथ्वी के किसी भी भाग तक वो उस अनुसंधान की सूचना पहुंच जाएगी और उसी तरह से प्रत्येक स्थान पर प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। मान लीजिए पहाड़ को तोड़ने की तकनीक एक जगह विकसित हो गई तो मात्र वहीं पर वो पहाड़ नहीं टूटेंगे, उस तकनीक का उपयोग करके दुनिया में, विश्व में स्थान स्थान पर पर्वतों को तोड़ करके खेत बनाया जाएगा, मैदान बनाया जाएगा, इंडस्ट्री बनाया जाएगा। तो ये मनुष्य ने इसको तकनीक के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ही तेज़ कर दिया है, बहुत ही अधिक कर दिया है। मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को हम इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ। मनुष्य की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले 200 वर्षों में ये आबादी लगभग 8 गुना बढ़ी है। सन 1800 में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। आज ये 7.5 बिलियन, 7.5 अरब से ऊपर हो गई है। इतनी तेजी से जो वृद्धि हुई है पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या की, इसके पीछे कारण हैं लोगों के जीवन की जो सामान्य अवधि है वो बढ़ गई है, औसत आयु में वृद्धि हुई है, जीवन काल लंबा हुआ है, चाइल्ड डेथ कम हो गई है, अर्ली डेथ्स, यंग एज में डेथ कम हो गई है क्योंकि जीवन के लिए सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, चिकित्सा सुविधाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है, नए अनुसंधान हुए हैं और इन कारणों से मनुष्य की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जब तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो
प्रकृति के संसाधनों की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो जितना अधिक पॉपुलेशन होगी उतना ही अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, उपयोग होगा। मनुष्य दोनों प्रकार के फैक्टर्स को उपयोग करता है, एबायोटिक फैक्टर्स को भी और बायोटिक रिसोर्सेज को भी। जीव जंतुओं पौधों का भी उपयोग करता है अपने लिए, और पत्थर मिट्टी आदि का भी उपयोग करता है, जल वायु इन सब का उपयोग करता है। अगर अविवेकपूर्ण तरीके से इन संसाधनों का उपयोग किया जाता रहेगा तो इन संसाधनों की कमी पड़ जाएगी, इनका क्षरण हो जाएगा। और अगर किसी एक रिसोर्स की कमी होती है तो उससे उस वातावरण की भूगोल भी बदलता है, वहाँ का क्लाइमेट भी बदल जाता है, वहाँ की फूड चेन्स बदल जाती हैं, वहाँ एनर्जी फ्लो का जो रेशियो है, अनुपात है, वो परिवर्तित हो जाता है। और इसी के कारण से विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा है या भूकंप है, इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगती हैं। तीसरा बिंदु जो है प्रदूषण का है। मनुष्य ने तेजी से वनों को नष्ट किया है, बहुत से प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, कोयले का उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं और उन उद्योगों से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, और ये सभी कुछ प्रदूषण के रूप में वायु की क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता को कम करता है, जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, और इस प्रकार से समस्त प्रकार के जैविक और अजैविक घटक प्रभावित होते हैं। इनके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां मनुष्य में भी उत्पन्न होती हैं और जीव जंतुओं का जीवन भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार से वनों को काट करके खेत बनाए गए हैं, क्योंकि मनुष्य की संख्या बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, और इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए वन को नष्ट करके वहाँ पर खेत बनाया जाता है। इससे अनेक प्रकार के हैबिटेट नष्ट हो जाते हैं, आवास नष्ट हो जाते हैं। जब वन नष्ट होता है तो वहाँ रहने वाले तमाम अनेक जीव जंतु प्रभावित होते हैं, उनका आवास नष्ट हो जाता है। प्रदूषण के द्वारा भी जैव विविधता को बहुत हानि होती है। अनेक प्रकार की जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत सी जातियां विलोपन के कगार पर हैं, और इस सब का कारण यही है कि उनके आवास को या तो नष्ट कर दिया गया या परिवर्तित कर दिया गया, प्रदूषित कर दिया गया, और इस कारण अनेक जीव जंतुओं की जातियां नष्ट हो गईं। हम जानते हैं कि जीव जंतु ही फूड चेन बनाते हैं, प्लांट उसके प्रोड्यूसर हैं और एनिमल्स उसके कंज्यूमर्स हैं। अगर प्लांट्स और एनिमल्स की जातियां नष्ट होती हैं तो निश्चित रूप से फूड चेन्स की संख्या कम होती है। विभिन्न प्रकार के फूड वेब जो पाए जाते हैं उनमें नंबर ऑफ फूड चेन्स कम हो जाती हैं, और जितनी कम फूड चेन में सदस्यों की संख्या होगी उतना ही अस्थिर प्रकार का ये इकोसिस्टम विकसित होगा। तो ये तो हानियों की बात हुई जो मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के द्वारा प्रकृति के लिए उत्पन्न की गई है। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है, ऐसा विकास है जिसमें मनुष्य अपनी सुख सुविधाएं तो जुटाए, अपने लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे, लेकिन बिना किसी भी प्रकार के जैविक और अजैविक घटकों को
हानि पहुंचाए हुए, बिना उनकी गुणवत्ता को परिवर्तित किए हुए ये कार्य मनुष्य अगर करेगा तो ही भविष्य मनुष्य का सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात जो है, जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। न्यायसंगत तरीके से, तर्कसंगत तरीके से, एक रेशनल या जुडिशियस तरीके से ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य को करना होगा। यद्यपि अभी ये नहीं हो रहा है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यही करना होगा कि अंधाधुंध दोहन संसाधनों का न किया जाए। तीसरी बात जो है वो है बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना, संरक्षण करना। इसके लिए सामाजिक जागरूकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो सकती है, या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और इनोवेशंस, इन सभी विधियों से मनुष्य को बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना होगा। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वास्तव में, वो है ऊर्जा के लिए इको फ्रेंडली एनर्जी का उपयोग करना। जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाए, या विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा आदि का उपयोग किया जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम और कोल है ये बहुत अधिक प्रदूषक गैसें उत्पन्न करते हैं और जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। तो या तो सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग अगर मनुष्य बढ़ाएगा तो ही बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जा सकेगा और प्रदूषण से बचा जा सकेगा। इसी प्रकार से मनुष्य अंधाधुंध तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहा है और ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक है, स्वयं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तालाब, झील, वन, नदियाँ, घास के मैदान और इस प्रकार के जितने भी आवास हैं, ये सभी विभिन्न जीवों के आवास हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आवास हैं उनका संरक्षण किया जाए, ना तो वन को नष्ट किया जाए, ना झील, तालाब, नदी आदि को प्रदूषित या नष्ट किया जाए, घास के मैदानों को बने रहने दिया जाए, क्योंकि इन सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार की फूड चेन चलाते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति में होता रहता है। तो ये अगर मनुष्य करेगा तो ही भविष्य उज्जवल हो सकेगा। यद्यपि हम जानते हैं कि पिछले 200 वर्षों में जब औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बाद से उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ, मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए वातावरण को काफ़ी हानि पहुंचाया, विभिन्न प्रकार के नेचुरल हैबिटेट्स को नष्ट कर दिया, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग पिछले 40 वर्षों से इस दिशा में मनुष्य ने सोचना शुरू कर दिया है। अनेक देशों ने, अनेक समाजों ने पर्यावरण की महत्ता को पहचाना है, विभिन्न प्रकार के एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके और एक स्वस्थ वातावरण हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। इसके लिए सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम, इसके लिए विभिन्न प्रकार के लीगल एक्ट्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सभी किए जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस दिशा में धीरे धीरे अधिक प्रगति होगी और मनुष्य एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सक्षम विकास की
अवधारणा को समझ सकेगा। पृथ्वी के सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की रक्षा और उनका संरक्षण कर सकेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूरी करे, लालच को न पूरा करे। गो फॉर द नीड्स, नॉट फॉर द ग्रीड्स। थैंक यू बच्चों।